आज हम बीएससी पार्ट सेकंड भौतिक शास्त्र के पहले प्रथम प्रश्न पत्र थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पहले यूनिट से अपना लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं। इस इकाई में हमको मुख्य रूप से तीन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। उसमें पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, दूसरा ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन और तीसरा है थर्मोडायनेमिक इंटरैक्शंस। अभी हम आज के लेक्चर में पहले टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, आणविक वेगों के बंटन का नियम। अगर किसी पात्र में गैस भरी हुई है तो गैसों के गत्यात्मक मॉडल से हम ये कह सकते हैं कि गैस के जो अणु हैं वो सभी संभव चालों से सभी संभव दिशाओं में गतिशील रहते हैं। ऐसा नहीं किसी एक विशेष दिशा में जाएंगे या दूसरे में नहीं जाएंगे, और इस गति के दौरान वे दूसरे अणुओं और जिस पात्र में रखे हुए हैं उसकी दीवारों से टकराते हैं, और इस टक्कर के दौरान उनकी जो चाल है और उनकी जो गति की दिशा है यानी उनका वेग लगातार बदलता रहता है। इन सभी गतिशील अणुओं में से कितने अणुओं का वेग एक निश्चित वेग परास में होता है, यह वेगों के बंटन नियम के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमने कहा कि वो सभी संभव चालों से सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं, तो एक विशेष दिशा में एक विशेष परिणाम से गति करने वाले अणुओं की संख्या हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो हम इस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, हमने कहा कि जो अणु हैं उनके वेग लगातार बदलते रहते हैं, तो उनके लिए हम एक वेग अलग से निकालते हैं जिसको हम वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। तो यह वर्ग माध्य मूल वेग आरएमएस वेलोसिटी और उन अणुओं की संख्या जिनके वेग एक निश्चित वेग परास में होते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ये मैक्सवेल का आणविक वेगों का बंटन का नियम है। इस नियम को व्युत्पन्न करने के लिए कुछ परिकल्पनाएं की गई। पहली बात, गैस के किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम में परिमित आयतन माने किसी पात्र में भरा हुआ है तो उसमें जो अणुओं की संख्या है उस गैस की वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, अणुओं का जो आकार है उसकी तुलना में उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, एक गैस के सभी अणु एक समान होते हैं और उनको हम एक गोलाकार दृढ़ पिंड मानते हैं। अणु, क्योंकि हमने कहा कि उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो सामान्य अवस्था में उनके बीच कोई बल नहीं लगता, ऐसा हम मानते हैं, तो वे हमेशा एक सीधी रेखा में गति करते हैं। जब टक्कर होती है उनके बीच में तभी उनके बीच में बल लगता है और उनकी दिशा परिवर्तित होती है। तो हमें कहते हैं अणु टक्करों के मध्य सीधी रेखा में गति करते हैं और टकराते समय को छोड़कर एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते हैं। पांचवी बात, इन अणुओं के बीच की टक्कर और दीवारों से अणुओं की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, ऐसा मान के हम यहाँ चल रहे हैं। छठी बात, संपूर्ण आयतन में जिस पात्र में गैस भरी हुई है उसकी अगर बात करें तो संपूर्ण आयतन में उस पात्र के आयतन में अणुओं का वितरण एक समान होता है। माने अगर उस पात्र के अलग अलग जगह पर मैं इकाई आयतन लूँ तो उस इकाई आयतन में सभी जगह जो अणुओं की संख्या है वो एक समान रहती है। सातवीं परिकल्पना, अणुओं का वेग सभी संभव दिशाओं में सभी संभव चालों के साथ हो सकता है और इसके होने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो एक समान होती है। आठवां, साम्यावस्था में चालों के एक निश्चित परास में अणुओं की संख्या नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। माने साम्यावस्था में कोई भी एक निश्चित परास की इस वेग से लेके इस वेग के बीच में कितने अणु हैं जो कि एक निश्चित वेग परास में गति कर रहे हैं, तो साम्यावस्था में ये संख्या हमेशा नियत रहती है। मान लो हम एक पात्र ले रहे हैं जिसके इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n है और किसी क्षण किसी एक अणु का वेग का परिमाण मान लो c है और
एक्स वाई जेड अक्षों में के अनुदेश वेग के घटक मान लो u, v और w हैं, तो हम c स्क्वायर को u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर लिख सकते हैं समीकरण 1 में जैसा हमने लिखा है। और मान लो हम इस एक किसी दूसरे वेग की बात करें जो c से थोड़ा ज़्यादा है, c प्लस डी सी, और इसके x, y और z दिशा में घटक माना u प्लस डी यू, v प्लस डी वी और w प्लस डी डब्ल्यू है। माना x अक्ष के अनुदेश अणु का वेग u तथा u प्लस डी यू के मध्य होने की प्रायिकता मान लो एफ यू डी यू है। x के अनुदेश वेग का घटक u है, तो यहाँ पर जो अणु गति कर रहे हैं उनके x दिशा में वेग का घटक माने उनका x घटक का मान u और u प्लस डी यू के बीच में हो, इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी मान लो एफ यू डी यू मान रहे हैं। उसी तरह से y अक्ष और z अक्ष के अनुदेश अणुओं का वेग v और v प्लस डी वी और w और w प्लस डी डब्ल्यू के बीच में हो, उसकी प्रायिकता माना क्रमशः एफ वी डी वी और एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू है। x दिशा में u से लेके u प्लस डी यू, y दिशा में v से लेके v प्लस डी वी और z दिशा में w से लेके w प्लस डी डब्ल्यू के बीच में अणुओं के वेग हों। उनकी अलग अलग प्रायिकता तो हमने देखी, पर इन सबको मिला दें और इनकी संयुक्त प्रायिकता निकालें और मान लो उसको कहें हम p, माने u, v और w घटकों पर हमने एक इंटरवल लिया है, u से u प्लस डी यू, v से v प्लस डी वी और w से w प्लस डब्ल्यू डी वी। तो इसमें अणुओं का वेग होने की प्रायिकता या इनकी संयुक्त प्रायिकता हम इन तीनों अलग अलग प्रायिकता गुणा करके लिख सकते हैं समीकरण 2 के हिसाब से। अब इन परासों के बीच में माने x दिशा में u से लेके u प्लस डी यू, y दिशा में v से लेके v प्लस डी वी और z दिशा में w से लेके w प्लस डी डब्ल्यू परासों के मध्य वेग घटक वाले अणुओं की संख्या मान लो dn है। और हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी हमने समीकरण 2 से दे रखी है और इकाई आयतन में अणुओं की संख्या हम n मान रहे हैं, तो इकाई आयतन में उन अणुओं की संख्या जो जिनका वेग इन हमने जो अभी जिनकी बात की उन परासों के बीच में है, उनकी संख्या इकाई आयतन में मान लो dn है। तो हम प्रोबेबिलिटी और इकाई आयतन में अणुओं की संख्या से गुणा कर दें तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जो हम यहाँ dn कह रहे हैं, जो समीकरण 3 के हिसाब से हमें मिल रही है। अब अगर हम x y दिशा में दिशाओं में अक्षों को यानी जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्तिकीय निर्देश तंत्र होता है, तो उसमें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष हम लेते हैं और उसमें हम कोई भी बिंदु लेते हैं उसमें कार्तिकीय निर्देश तंत्र में, तो वो उस बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। कोई भी एक बिंदु, उसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x y z। अब अगर हम x y z जो हम स्थिति की बात कर रहे हैं उसके बजाय x y और z दिशाओं में अगर हम वेग की बात करें, x दिशा में हम u ले रहे हैं जो कि वेग का x घटक है, y दिशा में हम v ले रहे हैं जो कि वेग का y घटक है और z दिशा में हम w ले रहे हैं जो कि वेग का z घटक है। तो यह कार्तिकीय निर्देश तंत्र में तो यह स्थिति निर्देशाकाश कह सकते हैं, पर अब यहाँ हम तीनों अक्ष वेग अक्ष ले रहे हैं तो हमारे लिए यह वेग आकाश हो गया। और इस वेग आकाश के हर बिंदु के कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो वो x y z की जगह यहाँ पर होंगे u v w और वो किसी एक वेग के मान को प्रदर्शित कर रहे हैं और वेग किसका है, हर अणु का है। तो इस वेग आकाश में हर बिंदु एक गतिशील अणु को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। मान लो हम यहाँ कोई एक बिंदु ले रहे हैं u v w जो वेग c को प्रदर्शित करता है, जैसे हमने पहले भी शुरुआत में ही देखा था। तो इस बिंदु पर जहाँ पर जो अणु है उसका वेग का x घटक u है, y घटक v है और z घटक w, वहाँ पर अगर हम एक आयतन अल्पांश लें du, dw और dv लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, तो इस आयतन अल्पांश के आयतन का मान du इंटू dw इंटू dv होगा। और इस आयतन अल्पांश में
वो अणु होंगे जिनका वेग u से लेके, जिनके वेग का x घटक u से लेके u प्लस डी यू के बीच में, y घटक v से लेके v प्लस डी वी के बीच में और z घटक w से लेके w प्लस डी डब्ल्यू के बीच में होगा। तो इसमें जो अणु की संख्या है वो हमने पहले निकाली है dn, जो कि dn हमने पहले लिखा है समीकरण 3 में, और dn क्या था, उन अणुओं की संख्या है जिनका वेग v से लेके v प्लस डी वी, u से लेके u प्लस डी डब्ल्यू और w से लेके w प्लस डी डब्ल्यू के बीच में था। तो अगर इस आयतन अल्पांश में हम इन वेग बिंदुओं का घनत्व निकालें तो घनत्व होता है, घनत्व हम रो से लिखें अगर, तो इस आयतन अल्पांश में अणुओं की संख्या dn है और आयतन का मान du dv इंटू dw है। तो हम इन वेग बिंदुओं का घनत्व रो इस प्रकार लिख सकते हैं जैसा स्लाइड में हमने लिखा है, dn का मान हमने लिखा है और इस तरह से समीकरण 4 हमें देता है इस आयतन अल्पांश में वेग बिंदुओं का घनत्व। तो इस वेग निर्देशाकाश में यह आयतन अल्पांश हमने c दूरी पर लिया है, माने जो बिंदु c वेग को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम सभी दिशाओं में c दूरी पर, मूल बिंदु से सभी दिशाओं में c बिंदु पर इसी प्रकार का आयतन अल्पांश अगर लें जिसमें आयतन का मान du इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू है, तो उसमें वेग बिंदुओं के घनत्व का मान समान रहेगा, क्योंकि हम वहाँ पर जो वेग परास ले रहे हैं वो सभी दिशाओं में समान है। तो इसका अर्थ हुआ कि c के नियत मान के लिए, अगर c को बदल देता हूँ तो वो बदल जाएगा, अगर c के नियत मान के लिए रो का मान, यानी समीकरण 4 में जो हमने दिया है n इंटू एफ यू इंटू एफ वी इंटू एफ डब्ल्यू, इसका मान नियत रहेगा अगर c नियत है तो समीकरण 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर इसका अवकलन करें हम, तो अवकलन की कुछ हमने स्टेप्स यहाँ लिखी हुई हैं और इससे हमें समीकरण 7 प्राप्त होती है। अब समीकरण 1 में हमने पहले देखा है सी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और सी क्योंकि नियत है तो यह नियतांक होगा और इसका अगर अवकलन करें तो हमें समीकरण 8 प्राप्त होती है। अब अगर हम समीकरण 7 और 8 को, जैसा स्लाइड में ऊपर दिख रहा है, समीकरण 7 और 8 को कंबाइन करना चाहें और उनके एक संयुक्त समीकरण निकालें तो हमें लैग्रेंजे का अनिर्धारित गुणकों की विधि का उपयोग करना होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 7 और 8 को मिलाकर एक संयुक्त समीकरण बनाने के लिए समीकरण 8 को हम एक अज्ञात नियतांक जिसका मान हम बाद में ज्ञात करेंगे उससे गुणा करके समीकरण 7 में जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने पर हमें समीकरण 9 प्राप्त होती है। अब इस समीकरण 9 में du, dv और dw के जो घटक हैं वो हमें, अगर इस समीकरण का जोड़ 0 के बराबर होना है तो du, dv और dw के जो घटक हैं वो अलग अलग 0 के बराबर होने चाहिए। तो अगर हम du के घटक को लें तो 1/fu इंटू डेल एफ यू अपन डेल यू प्लस बीटा यू, यह 0 के बराबर होना चाहिए। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो और उसका अगर समाकलन कर दें तो हमारे पास में समाकलन करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी log एफ यू प्लस बीटा यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए, जहाँ ए एक समाकलन का नियतांक है। तो यह समाकलन का नियतांक हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। मान लो हम इसको log के रूप में लिखें और इसको कहें log a, तो हम ऊपर वाली समीकरण को a की जगह log a लिखें तो ऊपर वाली समीकरण को हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं log एफ यू माइनस लॉग ए इक्वल टू माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास में समीकरण आती है एफ यू इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से डी वी और समीकरण 9 में डी वी और डी डब्ल्यू के घटकों को भी 0 के बराबर करके हम जिस प्रकार से डी यू के घटक को किया था हमने, हमको एफ वी और एफ डब्ल्यू के मान इस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। और इन तीनों को गुणा कर दें हम तो एफ यू, एफ वी और एफ डब्ल्यू का मान हमारे पास आ रहा है ए क्यूब ई रेस टू पावर माइनस बीटा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड।
अतः u व u प्लस डी यू, v व v प्लस डी वी और w व w प्लस डी डब्ल्यू परासों के बीच वेग घटक वाले अणुओं की संख्या dn हमने समीकरण 3 में निकाला है। उसमें अगर हम fu, fv और fw का मान ऊपर वाले समीकरण से रख दें तो v उपरोक्त में कही गई परास में अणुओं की संख्या समीकरण 10 के अनुसार हम दे सकते हैं। अब वेग सूचक आरेख में जो हमने वेग वेलोसिटी स्पेस जिसमें हमने x, y, z अक्षों की जगह हमने u, v, w वेग अक्ष माने हैं, उस वेग सूचक आरेख में वेग बिंदु का घनत्व रो हमने पहले निकाला ही है और ये रो n fu, fv और fw के बराबर है और fu, fv, fw का मान हम यहाँ रख रहे हैं तो उससे हमारे पास में समीकरण 11 प्राप्त हो रही है। यहाँ पर u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया हमने, तो रो का मान हमें मिल रहा है और इसमें हमने बीटा बाई टी को b लिखा है जिसको एक और कांस्टेंट डिफाइन हमने किया। तो वेग घनत्व का मान हमें समीकरण 12 के अनुसार प्राप्त होता है। अब अगर हम वेग c तथा c प्लस डी सी के बीच में जिन अणुओं का वेग है, जिन अणुओं का वेग इस वेग परास में है, उनकी संख्या हम निकालना चाहें तो कैसे निकालें? तो हमें ये जो वेग सूचक आरेख है या जो हमने वेग आकाश बनाया है, वेग आकाश प्रदर्शित किया है, उसमें मान लो हम दो गोले लें, एक c वेग का गोला बनाएं और एक c से ज़्यादा वेग मान लो c प्लस डी सी त्रिज्या का एक गोला बनाएं। तो इन दोनों गोलों के मध्य का जो आयतन है, या ये कहें कि इन दोनों गोलों के बीच में जो बिंदु होंगे वो बिंदु सारे उन अणुओं को प्रदर्शित करेंगे जिनका वेग c से लेके c प्लस डी सी परास में है। तो उन अणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है जो इस आयतन में हैं, जो दोनों गोलीय कोशों c त्रिज्या और c प्लस डी सी त्रिज्या वाले गोलों के बीच के आयतन में जो बिंदु हैं, और हर बिंदु क्योंकि एक अणु को प्रदर्शित कर रहा है तो हम उन अणुओं की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो इन दोनों गोलीय कोशों के बीच का जो आयतन है वह हम निकाल सकते हैं। इस गोलीय कोश जो बना है उसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो dc है और पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं 4 पाई c स्क्वायर डी सी, 4 पाई c स्क्वायर डी सी नहीं, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई c स्क्वायर और मोटाई dc है। तो दोनों गोलीय कोशों के बीच का वेग समष्टि में, वेलोसिटी स्पेस में जो आयतन है वो क्षेत्रफल इंटू मोटाई 4 पाई c स्क्वायर इंटू डी सी होगा। और इस वेग आयतन में अणुओं की संख्या मान लो dnc है और हमें पता है कि वेग घनत्व यानी वेग बिंदुओं का घनत्व रो है, तो आयतन से गुणा कर देंगे हम। तो इस गोलीय कोश में अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या जिनका वेग c से लेके c प्लस डी सी वेग परास में है, वो dnc रो इंटू 4 पाई c स्क्वायर डी सी होगा। और इसको हम लिख सकते हैं, रो का मान हमने लिख दिया, तो 4 पाई एन ए क्यूब ई की पावर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी सी। तो इस तरह से हमारे पास में dnc उन अणुओं की संख्या है जिनका वेग c से लेके c प्लस डी सी वेग परास के मध्य है। अब हमको इसमें हमने जो कांस्टेंट्स लिए हैं a और b, उनका मान निकालना है, तो यह काम हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे।